आज हम चर्चा करेंगे कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो स्क्रूटनी फार्म कैसे चेक करता है और मैंने खुद जो है वो स्क्रूटनी फार्म चेक किए हैं और उसमें क्या निर्देश दिए जाते हैं और क्या उन्हें चेक करना होता है और कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि आपकी नज़र में जो दस्तावेज महत्वपूर्ण नहीं है, कर्मचारी चयन बोर्ड की नज़र में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज वही होता है। आपको मैं ये याद दिला दूं कि आपने स्क्रूटनी फार्म भरने से पहले आपने जो आवेदन फार्म भरा था उसकी आप 2 या 3 प्रति निकलवा कर रख ले, जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर दर्ज हो। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो सबसे पहले आपके भरे हुए फार्म को लेगा और उस फार्म में आपने जो सूचनाएं भरी है वह उसी क्रम में चेक की जाएगी कि मान लो आपके पास कक्षा 10, 12 बीए और एमए की डिग्री है और उसमें आपने अपने परसेंटेज शो किए हैं, तो आपके परसेंटेज जितने आपने फॉर्म भरते टाइम शो किए थे आपके पास उतने परसेंटेज होने चाहिए, किसी भी स्थिति में उससे कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बेसिक डिग्री की बात बता दूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड में जो है वो कक्षा 10 को बेस मानना है, इसलिए कक्षा 10 के जो मार्क्स हैं वो आपके एकदम सही होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि हो सकता है कि आपकी मेरिट जो बन रही है उसमें 5 से 7 अभ्यर्थियों के जो नंबर है वो सेम है। उस स्थिति में यदि सरकार को 1 या 2 कर्मचारी ही रखने होंगे तो उस स्थिति में इसमें भी फिल्टर लगाया जाएगा और उसी अभ्यर्थी को रखा जाएगा जिसके कक्षा 10 में परसेंटेज ज़्यादा है। और यदि किसी अभ्यर्थी के कक्षा 10 में परसेंटेज भी सेम हुए तो उस स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर जिसकी जन्म तिथि या आयु अधिक होगी उस अभ्यर्थी को रखा जाएगा। और यदि कक्षा 10 में नंबर भी सेम है और जन्म तिथि भी एक जैसी है तो उस स्थिति में उसके कक्षा 12 या बीए के मार्क्स चेक किए जाएंगे और जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसी अभ्यर्थी को रखा जाएगा। इससे रिलेटेड, मेरिट से रिलेटेड मेरा एक वीडियो पहले ही आ गया है, आप उसे देख सकते हैं कि किस अभ्यर्थी का चयन होगा और किसका नहीं। और इसके साथ ही एक वीडियो मेरा वेतन से रिलेटेड भी आ गया है कि आपको कब कितनी तनख्वाह मिलेगी और किस साल में किस महीने में आपकी तनख्वाह कितनी होगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब आपको स्क्रूटनी फार्म भरते समय कक्षा 10 में 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अपलोड करना है। कुछ स्थितियों में तो मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है और कुछ स्थितियों में वह अलग अलग भी है और उसके नंबर और उसकी डेट पूछी जाएगी। उसके नंबर जो है वो आपको सीरियल नंबर के नाम से कक्षा 10 या 12 की मार्कशीट पर मिल जाएंगे और उसके जारी करने की दिनांक भी उस पर दर्ज है। यदि आप उसके नंबर गलत भर देते हैं या डेट गलत भर देते हैं तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको चेक नहीं किया जाता है। मूलतः आपकी मार्कशीट को ही चेक किया जाएगा और उसके परसेंटेज मिलान किए जाएंगे कि आपने जो परसेंटेज उस फार्म में भरे हैं और वास्तव में वो परसेंटेज आपके हैं या नहीं। इसी क्रम में आपने जितनी भी डिग्रियां भरी हैं वे सारी डिग्रियां इसी प्रकार से चेक की जाएगी। और प्रमाण पत्र के संबंध में बता दूं कि कुछ मार्कशीट के ऊपर अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अंकित होते हैं, तो उस स्थिति में अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है तो आप वह एक ही 2 जगह अपलोड कर सकते हैं। और यदि अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आपको अलग अलग अपलोड करना होगा। अब एक कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको यह सुविधा दी है कि आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए आपको सूचना मिलती रहेगी, तो आप उस सूचना के आधार पर अपना कार्य करते रहें। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल 6 फरवरी 2026 को उन्होंने फार्म का फॉर्मेट और अन्य दस्तावेज किस प्रकार देने हैं वह भी बता दिया है। वह मैं आपको सबसे अंत में बता दूंगा कि उन्हें किस प्रकार भरना है और किस प्रकार उन्हें तैयार करना है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है वो टीएसपी एरिया को एक छूट दे दी है कि टीएसपी एरिया का व्यक्ति यदि मेरिट में आ जाता है तो वह नॉन टीएसपी एरिया में भी आ सकता है। उसके लिए उसे विकल्प देना होगा, जिसका विकल्प उन्होंने फार्म में उपलब्ध करवाया है। जो फार्म मैं आपको अभी बताऊंगा उसके अंदर मैं ये बात और स्पष्ट कर दूंगा।
यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपसे यह भी कहा है कि यदि कोई विवाहित महिला है तो उसके डॉक्यूमेंट उसके पिता के नाम से लगेंगे, न कि पति के नाम से। और यह इसलिए किया जाता है कि मान लो कोई महिला एससी से है और वह ओबीसी में मैरिड हो जाती है, तो उस स्थिति में उसे ओबीसी नहीं माना जाएगा, उसे एससी कैटेगरी से ही माना जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसटी महिला है जो हरियाणा से है और उसकी शादी राजस्थान में हो जाती है, तो उस स्थिति में वह राजस्थान की निवासी नहीं मानी जाएगी, तो उसे उस एसटी कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए भी उसके दस्तावेज जो है वो पिता के नाम से मांगे गए हैं और उसे एसटी होने के बावजूद भी राजस्थान में जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। इसके लिए सभी जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उनसे मूल निवास प्रमाण पत्र भी मांगा गया है और मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होने की दशा में उन्हें जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। इसलिए आप अपने जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या जिस कैटेगरी से आपने आवेदन किया है उसका प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। और यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, आप उसे आज ही तैयार करवा लें और आज का जारी किया हुआ प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी की कोई भी मार्कशीट खो गई है तो उस स्थिति में वह उस मार्कशीट को प्राप्त कर सकता है और वह प्रयोग कर सकता है। इसमें भी आपको छूट दी गई है। यहाँ पर मैं यह जानकारी दे देता हूँ कि यदि आपके पास मार्कशीट नहीं है तो जिस विद्यालय से आपने वह कक्षा या डिग्री प्राप्त की है, आप उनसे संपर्क करें कि मुझे इसकी डुप्लीकेट प्रति कैसे मिल सकती है, या आप सीधे ही जिस बोर्ड से आपने वह डिग्री प्राप्त की है वहां पर आवेदन कर उसकी डुप्लीकेट प्रति उपलब्ध करवा सकते हैं, वह भी मान्य होगी। और यदि कोई अभ्यर्थी जो है वो विधवा है तो उस स्थिति में उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसे पेश करना होगा। यदि उसने पहले से बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वह यदि आज बनवाती है तो अब भी 15 दिन में वह बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको दस्तावेज प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होगा यानी कि 9 फरवरी से पहले आपको ये दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं, या अंतिम तिथि से पूर्व तक आपके पास वह दस्तावेज होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो उस स्थिति में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। परित्यक्ता के मामले में मैं यह जानकारी दे दूं कि यदि कोई परित्यक्ता महिला है तो उससे न्यायालय की डिग्री मांगी गई है और न्यायालय की डिग्री की प्रमाणित प्रति उसे उपलब्ध करवानी है। वह फोटोकॉपी का यूज नहीं कर सकती है और यदि उसके पास प्रमाणित प्रति नहीं है तो वह न्यायालय में वकील के जरिए उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकती है और उसी का प्रयोग करना होगा। अब एक जानकारी यह भी है कि कर्मचारी चयन बोर्ड का काम जो है वो मात्र आपका चयन करना है, न कि आपको नियुक्ति प्रदान करना है। इसलिए जो फॉर्म आपने भरना है उसके अंदर आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा है और जिस क्रम में आप दस्तावेज लगाएंगे उसी क्रम में आपको उसका एक सेट तैयार कर लेना है। और मान लो कि कर्मचारी चयन बोर्ड आपको आरपीएससी विभाग दे देता है तो उस स्थिति में आपके दस्तावेज जो जांच होंगे वह आरपीएससी में जांच होंगे और उसकी हार्ड कॉपी आपको आरपीएससी के पास जमा करवानी है, न कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास। और कर्मचारी चयन बोर्ड जो है जो आपकी प्रति सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करेगा उसकी एक हार्ड कॉपी या प्रिंट निकलवा कर वह आरपीएससी को भेज देगा और आरपीएससी मात्र यह चेक करेगी कि आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसके साथ आपने जो दस्तावेज लगाए थे और उसके मूल दस्तावेज आपके पास है या नहीं। किसी भी स्थिति में आपके मूल दस्तावेज कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो जमा नहीं करेगा। अब मैं आ जाता हूँ आरक्षण पर कि यदि आपको किसी भी आरक्षण का लाभ लेना है तो उस स्थिति में उसके प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध करवाने हैं। और यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आज ही आवेदन कर दें और 10 दिन के अंदर आपके पास वह बनकर तैयार हो जाएंगे और आप उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इसके आधार पर आपको आपकी अभ्यर्थिता नष्ट नहीं की जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अंतिम तिथि से पूर्व आपके पास वह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पीएच कैंडिडेट है या दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनके लिए यह शर्त भी रखी है कि यदि एक दिव्यांग कैटेगरी का अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उसे दूसरी दिव्यांग कैटेगरी से इंटरचेंज करके भर लिया जाएगा, यानी कि किसी भी स्थिति में सीट जो है वो खाली नहीं छोड़ी जाएगी। इसलिए इनकी मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, इसलिए भी इन सब का सिलेक्शन लगभग हो जाएगा।
अब आ जाता हूं मैं चरित्र प्रमाण पत्र पर कि आपने जिस संस्थान से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है उसका जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और वह मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको किसी के पास भी जमा नहीं करवाना है। आपका वह चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास ही रहेगा, क्योंकि अंतिम शिक्षा का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वह एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता है। लेकिन मान लो आपका अंतिम रूप से चयन हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको मूल चरित्र प्रमाण पत्र उस विभाग में जमा करवाना होगा और वह आपकी पीएफ में यानी कि पर्सनल फाइल में हमेशा के लिए रहेगा। उसके बाद यदि आपका चयन किसी अन्य भर्ती में अन्य पद पर हो जाता है, तो आपकी वह पर्सनल फाइल दस्तावेज के साथ उस विभाग में भेज दी जाती है और वह आपका उसके पास सुरक्षित रहता है। दो अन्य चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको उपलब्ध करवाने हैं, लेकिन इसमें मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि आपने पहले से जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं वह मान्य नहीं होंगे। हाँ, यह बिल्कुल सच है कि आप वो चरित्र प्रमाण पत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपका स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होगा उस दिन या उसके बाद के दिन या अंतिम तिथि से पूर्व जारी किए हुए चरित्र प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका फॉर्मेट कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है और उस फॉर्मेट में ही आपको उपलब्ध करवाना है। बाजार से आपने खरीद कर जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए हैं वह मान्य नहीं है। इसकी जानकारी मैं आपको फॉर्म भरते टाइम और क्लियर कर दूंगा। आयु की गणना के संबंध में यह जानकारी दी गई है कि 1 जनवरी 2026 को आपकी जितनी भी आयु है उस आयु को आपको दर्ज करना है, या आधार जो है वो 1 जनवरी 2026 को माना गया है। उस स्थिति से आपके आयु की गणना की जाएगी। अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष रखी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति या महिला आरक्षित श्रेणी में आती है तो उस स्थिति में पुरुष को 5 वर्ष की छूट दी गई है और महिला को 10 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि आपको एक से अधिक लाभ जोड़कर नहीं दिए जाएंगे। कि मान लो आपने आरक्षण के आधार पर 10 वर्ष की छूट प्राप्त कर ली है, तो उस स्थिति में विधवा या परित्यक्ता की जो छूट है वह जोड़कर उसमें नहीं दी जाएगी। और किसी भी स्थिति में आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक हुई तो उस स्थिति में आपको नहीं रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक जानकारी और बता देता हूँ कि विधवा और परित्यक्ता को आयु में छूट दी गई है, लेकिन वह किसी भी स्थिति में 60 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी कि यदि वह 59 वर्ष की होती है तो उस स्थिति में भी उसे नौकरी दी जाएगी। यदि उसकी आयु एक दिन ही शेष है तो उस स्थिति में वह एक दिन की भी नौकरी करेगी और उसे भी नौकरी के आधार पर पेंशन का अधिकार होगा। विवाहित होने की दशा में उपलब्ध करवाना है, और यदि आपके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो उस स्थिति में आप शपथ पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं और उस शपथ पत्र में आप यह लिखवा कर दे सकते हैं कि मेरा जो विवाह प्रमाण पत्र है वो प्रक्रियाधीन है और जैसे ही वह बनकर आएगा तो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस आधार पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दहेज नहीं लेना और नशा नहीं करने संबंध में भी शपथ पत्र आपको देना है, वह भी आपको उपलब्ध करवाना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत श्रेणी में फॉर्म भर दिया है तो उसका फॉर्म संभवतः रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको यह लाभ दिया जा सकता है कि मान लो एक एसटी कैंडिडेट है और उस एसटी कैंडिडेट ने जनरल में सिलेक्शन ले लिया है और उसके पास एसटी का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस स्थिति में उसे जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल में यदि उसका सिलेक्शन होता है तो उस स्थिति में उसे बाहर नहीं किया जा सकता। अगर अन्य स्थिति होती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसे बाहर कर दिया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन आपको उस दिन करवाना है जिस दिन आपका चयन अंतिम रूप से हो जाए, और अंतिम रूप से चयन होने के बाद जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग डेट शुरू हो उससे पूर्व आपने आवेदन करना है, ताकि जब आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो उस समय वह आपका प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध हो जाए। अब आपको मैं यह जानकारी उपलब्ध करवा दूं कि आपके फार्म जो है वो स्क्रूटनी फार्म 9 फरवरी से भरने शुरू किए जाने हैं। उस स्थिति में आपका कोई भी दस्तावेज या स्टाम्प पेपर जो भी आप प्रयोग करेंगे वह 9 फरवरी से पूर्व का नहीं हो, और आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि यदि 9 फरवरी तक ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में भी आप जल्दी न करें और 9 फरवरी या उसके बाद जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड तिथि निर्धारित करता है उस तिथि तक ही आप इंतजार करते हुए उसके बाद, जैसे कि मान लो 15 फरवरी से
स्क्रूटनी फार्म भरना शुरू होता है तो आप 15 तारीख या 16 तारीख से ही वह दस्तावेज और स्टाम्प पेपर जो उन्हें उपयोग में लिए जाने हैं वह आप तैयार करवाएं। उससे पहले के तैयार किए हुए दस्तावेज मान्य नहीं होंगे और वह कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड यह मानता है कि जब हमने दस्तावेज जिस तारीख से मांगे हैं उस तारीख से पूर्व यदि अभ्यर्थी का दस्तावेज है तो उसने उस दस्तावेज को अन्य जगह प्रयोग किया है, इस स्थिति में वह मान्य नहीं होगा। अब मैं आ जाता हूँ दस्तावेज पर कि जो दस्तावेज और जो फॉर्मेट कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए हैं उन्हें आपको किस प्रकार प्रयोग करना है। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ चरित्र प्रमाण पत्र पर कि आपने जो चरित्र प्रमाण पत्र बाजार से खरीद कर तैयार कर लिए हैं वह मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर इस चरित्र प्रमाण पत्र को आप ध्यान से देख लें और इस फॉर्मेट को प्रिंट निकलवा कर फॉर्म को भर लें। जैसा कि श्री या कुमारी या श्रीमती में आपको अपना नाम भरना है और उसके बाद आपके रिलेटिव का नाम, यदि आप पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम, और यदि आप अविवाहित महिला हैं तब भी पिता का नाम, और यदि आप विवाहित महिला हैं तो उस स्थिति में आपको पत्नी के बाद आपके पति का नाम, और निवास में आपको अपने निवास का पता लिखना है। और व्यक्ति को मैं माह या वर्षों से जानता हूं, इस कॉलम को आपको खाली छोड़ना है। जिस व्यक्ति से या जिस अधिकारी से आप इसे बनवाएंगे वह इसे स्वयं भर देगा। और आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन स्क्रूटनी फार्म शुरू हो, यानी कि संभवतः कर्मचारी चयन बोर्ड ने 9 तारीख का कहा है तो 9 तारीख से पहले का किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। और संभवतः यदि आप 10 तारीख को बनवाते हैं तो आप 10 तारीख का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अंतिम तिथि से पूर्व का नहीं होना चाहिए। और जब भी फार्म शुरू हो तो आपको जल्दी नहीं भरना है, 1-2 दिन इंतजार करें, क्योंकि हो सकता है उन निर्देशों में भी चेंज आ जाए और हो सकता है कि जो रिवाइज रिजल्ट आ रहा है उस स्थिति में 9 फरवरी से फार्म शुरू न होकर इसकी तिथि में भी संशोधन किया जा सकता है। और यह जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपको 2 फार्म इसके प्रयुक्त करने हैं, यानी कि 2 अलग अलग अधिकारियों से जारी किए हुए चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होंगे। और अंतिम शिक्षा का चरित्र प्रमाण पत्र भी आपने प्रयोग करना है, क्योंकि आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसलिए ऑफलाइन जो फॉर्मेट आपके पास उपलब्ध होगा वह आपको जिस विभाग में भेजा जाएगा उस विभाग में आपको वही चरित्र प्रमाण पत्र और वही डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे, क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी उस विभाग को पहले ही भेज दी जाएगी और वह विभाग मात्र यह चेक करेगा कि आपने जो फार्म स्क्रूटनी फार्म भरते समय जो दस्तावेज प्रयोग किए थे वह दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है या नहीं। अब ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से अटेस्टेड करवा के आपको इस फार्म का प्रयोग करना है। मैं के अंदर आपको अपना नाम और उसके बाद अपने पिता या पति का नाम दर्ज करना है, रोल नंबर आपने यहाँ दर्ज करना है, और आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भी भरा था उसका आवेदन क्रमांक आपको यहाँ दर्ज करना है। और यह इसलिए दर्ज किया जाता है ताकि आपके रोल नंबर से आपको ट्रेस किया जा सके कि, और आवेदन क्रमांक से यह जांच किया जाता है कि आपने जो फार्म भरा था उस फार्म में आपने क्या डाटा भरा था वह उसे भी चेक किया जा सकता है। और नीचे यह शर्तें दी गई हैं, यह शर्तें आप एज इट इज स्टाम्प पेपर पर लिखवाकर और नीचे नीचे आपने अपने हस्ताक्षर और नाम दर्ज करना है। और दिनांक में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि स्क्रूटनी फार्म शुरू होने से बाद की दिनांक का जारी किया हुआ होना चाहिए, उसमें वह दिनांक, स्थान और अपना पता दर्ज करना है। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल स्पष्टतः दर्ज कर दें। यह इसलिए दर्ज करना है कि आपको जो सूचना है वो ईमेल और मोबाइल पर ही एसएमएस के जरिए प्राप्त होगी, इसलिए आपको यह बिल्कुल सही भरना है। अब नेक्स्ट जो है वो संतान संबंधी घोषणा है। संतान संबंधी घोषणा के अंदर आपको यह फार्म सामान्य कागज पर जैसा कि आप प्रिंट निकलवा कर प्रयोग करेंगे तो मैं के अंदर आपको अपना नाम और उसके बाद अपने पिता या पति का नाम दर्ज करना है, रोल नंबर आपने यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद जो है वो दिनांक 31/5/2002 तक यदि आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों की संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है, और यदि आपके बच्चे नहीं हैं तो इसमें आप 0 दर्ज कर दें और नीचे क्रम संख्या, नाम और जन्म तिथि में नील दर्ज कर दें। इसके बाद दूसरी शर्त जो है भी 1/6/2002 या इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है तो जो भी स्थिति है उसको आप
दर्ज कर सकते हैं, या इस सेकंड कॉलम को आप खाली छोड़ दें। थर्ड कॉलम में 1/6/2002 या उसके पश्चात आपके जितने भी बच्चे हैं, यानी कि 1/6/2002 और उसके बाद जितनी आपकी संतानें हैं उनकी कुल संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है, और नीचे क्रम संख्या में क्रम संख्या 1 और उस बच्चे का नाम और उसकी जन्म तिथि, और दूसरे में दूसरे बच्चे का नाम और जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज करनी है। और यदि 1/6/2002 या उसके पश्चात या आज तक भी आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो उस स्थिति में कुल संख्या में आप 0 कर दें और इसे नील कर दें, और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर में आपको अपने साइन करने हैं, और यहाँ नाम में आपको अपने नाम दर्ज करने हैं। और यह आपको राजपत्रित अधिकारी से, यानी कि जिस व्यक्ति से या जिस अधिकारी से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उसके हस्ताक्षर व मोहर आप यहाँ पर लगवाकर इसे अपने पास रख ले। अब नेक्स्ट जो है वो अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाना है। अविवाहित अभ्यर्थी में आपको अपना नाम, और इसी प्रकार पुत्र या पुत्री श्री में आपको अपने पिता का नाम, और निवासी में आपको अपना निवास स्थान दर्ज करना है। और यह शर्त आपने जो है वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दर्ज करवानी है। उसके बाद नाम और अपना हस्ताक्षर यहाँ करना है। स्थान और दिनांक जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है वह भरना है। उसके बाद आपको 2 गवाहों के हस्ताक्षर, नाम और पता दर्ज करना है, और इसे अटेस्टेड नोटरी से करवा लेना है। अब आ जाता हूँ विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आप विवाहित है तो उस स्थिति में आपको विवाहित वाला फॉर्मेट प्रयोग करना है, और यदि आप अविवाहित है तो अविवाहित वाला फॉर्मेट प्रयोग करना है। अविवाहित होने की दशा में आपको विवाहित वाला फॉर्मेट नहीं प्रयोग करना है। इसी प्रकार यदि कोई विधवा या परित्यक्ता है तो उसे विवाहित और अविवाहित वाला फॉर्मेट नहीं प्रयोग करना है, उसे विधवा और परित्यक्ता वाला एक ही फॉर्मेट है वह एक ही फॉर्मेट भरना है। यानी कि आप जिस कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं आपको वही एक स्टाम्प पेपर प्रयोग करना है, सारे स्टाम्प पेपर आपने प्रयोग नहीं करने। विवाहित होने की दशा में आपको यह फॉर्म भरकर प्रस्तुत करना है। जैसा कि मैं आपको अपना नाम, पुत्र श्री और निवासी में आपको निवास स्थान, और विवाह की दिनांक में आपने अपना विवाह की दिनांक दर्ज करनी है, और नाम में आपको अपना नाम और साइन करने हैं। इसी प्रकार स्थान और दिनांक आपको इसमें दर्ज करना है। नीचे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के पिता का नाम और उसके हस्ताक्षर और पता दर्ज करना है, और अभ्यर्थी के ससुर यानी ससुर के हस्ताक्षर, नाम और पता दर्ज करना है। और नीचे वाले जो कॉलम में अभ्यर्थी की पत्नी या पति स्वतंत्र साक्षी है, इसमें आपको दोनों का नाम दर्ज करना है। यदि आप पति हैं तो उस स्थिति में आपको अपने हस्ताक्षर, नाम और पता दर्ज करना है, और नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको अपनी पत्नी के नाम, पता और हस्ताक्षर दर्ज करना है। यदि पति का सिलेक्शन हुआ है तो उस स्थिति में पति पत्नी दोनों का नाम दर्ज करना है, और इसी प्रकार यदि पति का सिलेक्शन हुआ है तो उस स्थिति में आपको अपनी पत्नी का नाम इसमें दर्ज करना है। अब यह जो फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि विधवा अभ्यर्थी होने की दशा में मैं और पुत्री या पत्नी श्री में आपको अपने रिश्तेदार का नाम दर्ज करना है, और निवासी में आपको अपने निवास का पता दर्ज करना है, और मेरा विवाह दिनांक को वह आपको विवाह की दिनांक दर्ज करनी है, और अपने पति का नाम दर्ज करना है, और उनके देहांत या डेथ की डेट आपको दर्ज करनी है, और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपने यहाँ पर संलग्न करना है। यदि आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है उस स्थिति में आप उसे आज भी अप्लाई कर सकते हैं, और आज का बना हुआ प्रमाण पत्र भी इसमें मान्य होगा। और नाम में आपने अपना नाम दर्ज करना है, स्थान और दिनांक आपने, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, दर्ज करनी है, और 2 गवाहों के हस्ताक्षर, नाम और पता इसमें दर्ज करना है। इसी प्रकार यदि कोई परित्यक्ता महिला है तो उसे यह फॉर्म भरना है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है उस प्रकार आपको दर्ज करना है, और यह आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दर्ज करना है, और नाम में अपना नाम और हस्ताक्षर करने हैं, और स्थान और दिनांक भरनी है, और इसी प्रकार 2 गवाहों के हस्ताक्षर, उनके नाम और पता आपने दर्ज करना है। अब यह जो फॉर्म है वह उस व्यक्ति के लिए है जिसका विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है। यदि आपका विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ है उस स्थिति में आपको यह 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नहीं प्रस्तुत करना है, क्योंकि 22/5/2006 से पहले जिनका विवाह हुआ था उनका विवाह प्रमाण पत्र नहीं है। उस स्थिति में उन्हें यह स्टाम्प पेपर
प्रयोग करना होता है। मैं में आपको अपना नाम और उसके बाद अपने रिश्तेदार का नाम यहाँ अगले कॉलम में दर्ज करना है। निवासी में आपको अपने निवास का पता दर्ज करना है और मेरा विवाह श्री या श्रीमती यानी कि महिला होने की दशा में आपको अपने पति का नाम दर्ज करना है और यदि आप पुरुष हैं तो उस स्थिति में आपको अपनी पत्नी का नाम इसमें दर्ज करना है और निवास में आपको अपना पता दर्ज करना है जहां पर आप रह रहे हैं और विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक विवाह की दिनांक आपने दर्ज करनी है और इससे पूर्व जो विवाह पंजीयन लागू नहीं था इस कारण इनका पंजीयन नहीं हुआ है। यदि आपकी स्थिति ऐसी है तो उस स्थिति में आपको यह पहली शर्त दर्ज करनी है और अपने हस्ताक्षर कर इसे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना है। यदि आपके ऊपर पहली शर्त लागू नहीं होती है तो उस स्थिति में हो सकता है आपके ऊपर दूसरी शर्त लागू हो। आपको वह शर्त दर्ज करनी है कि मेरा विवाह श्री या श्रीमती से हुआ था। अपनी पति या पत्नी का नाम दर्ज करना है जिसके साथ आपका विवाह हुआ था और निवास में आपको अपना निवास का पता दर्ज करना है और जिस दिनांक को आपका विवाह हुआ है वह तारीख आपने दर्ज करनी है और राजस्थान से बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकरण नहीं हुआ है तो आपकी स्थिति अगर ऐसी है तो आप इसे शर्त को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवा दें और यदि यह शर्त भी आप पर लागू नहीं होती है तो नेक्स्ट शर्त यदि आप अविवाहित हैं तो मैं के बाद आपको अपना नाम और अविवाहित हूँ सिर्फ एक ही लाइन अपनी उस स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवानी है और यह फार्म आपने जमा करवा देना है। अब नेक्स्ट जो शर्त है वो आपकी स्थिति यह भी हो सकती है कि मैं विधुर या विधवा हूँ। उस स्थिति में मैं के बाद आपको अपना नाम और पत्नी पति या श्रीमती में आपको अपने रिश्ते का नाम और रिश्तेदार का नाम दर्ज करना है और मात्र एक लाइन से आपका कार्य हो जाएगा। और यदि आप तलाकशुदा हैं तो इस स्थिति में आपको तलाकशुदा मैं तलाकशुदा हूँ यह मात्र एक लाइन दर्ज करनी है और उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना है। और इसी प्रकार यदि आप परित्यक्ता हैं तो मेरा विवाह जो आपके पति का नाम है वह दर्ज करना है और दिनांक दर्ज करनी है और उसके बाद आपको वह दिनांक दर्ज करनी है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है और हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता में आपने अपने साइन करने हैं और इसे नोटरी से अटेस्टेड करवाना है। यह वचनबद्ध पत्र है जो आपने प्रयोग करना है। इसमें मैं में आपको अपना नाम और बाद में रिश्तेदार का नाम और निवास में आपको अपने निवास का पता दर्ज करना है और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं और स्थान और दिनांक को दर्ज करना है। इसी प्रकार संविधान संबंधी प्रतिज्ञा में भी आपको सामान्य कागज पर यह फॉर्मेट जो है वो प्रयोग करना है। मैं में अपना नाम और पिता का नाम और रोल नंबर दर्ज करना है और नीचे आपने अपने हस्ताक्षर और स्थान और दिनांक को दर्ज करना है। यह जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है इसे आप सामान्य कागज पर दर्ज करें और अभ्यर्थी के नाम में आपको अपना नाम और रोल नंबर और दस्तावेज सत्यापन की दिनांक समय आपको दर्ज करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जिस दिन आपके फार्म शुरू हो वही दिनांक आपने प्रयोग करनी है और उसके बाद आपको जो है मैं में अपना नाम और पुत्र या पुत्री श्री में अपने पिता या पति का नाम दर्ज करना है और अभ्यर्थी का रोल नंबर और आवेदन क्रमांक जो आपने फार्म भरा था वह दर्ज करना है और विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा का नाम जैसा कि 4th ग्रेड एम्प्लॉय दर्ज करना है और मैं से लेकर करता हूँ या करती हूँ तक आपने यह जो सारा फॉर्मेट है इन 4 लाइनों में अपने हाथ से लिखना है और हस्ताक्षर करने हैं। इसी प्रकार यह नीचे वाला फॉर्मेट आपको इंग्लिश में भरना है और अपने हस्ताक्षर करने हैं। अब यह फॉर्मेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फॉर्मेट में यह लिखा हुआ है कि यदि आप टीएसपी एरिया से हैं और नॉन टीएसपी एरिया में आना चाहते हैं तो आपको यह फार्म प्रस्तुत करना है और यदि आप यह फार्म प्रस्तुत नहीं करते हैं उस स्थिति में आप टीएसपी एरिया से हैं तो आपको टीएसपी एरिया में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन यदि कोई महिला टीएसपी एरिया से है और वह नॉन टीएसपी एरिया में आना चाहती है तो उसे यह फार्म भरना है और इसमें मैं में आपको अपना नाम और पुत्र या पुत्री में अपने पिता का नाम और रोल नंबर दर्ज करना है और मैं अंतिम रूप से जिस क्षेत्र में आप चयन करवाना चाहती हैं यदि आप टीएसपी एरिया से हैं तो आप यदि टीएसपी एरिया में ही रहना चाहती हैं तो अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पर लिख दें और यदि आप नॉन टीएसपी एरिया में आना चाहती हैं तो उस स्थिति में आप गैर अनुसूचित क्षेत्र विकल्प दर्ज कर दें। नाम और हस्ताक्षर और पता और मोबाइल नंबर आपने यहाँ दर्ज करना है, उसके अनुसार आपकी पोस्टिंग आपको दे दी जाएगी। अब विधवा या परित्यक्ता अभ्यर्थी के संबंध में यह फॉर्म है। इसमें आपको अपनी फोटो पेस्ट करनी है और उसके ऊपर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं
और मैं के अंदर आपको अपना नाम और अपने पिता का नाम और निवास का पता दर्ज करना है। और यहाँ पर यह शर्त दी गई है कि यदि आपने पुनर्विवाह नहीं किया है उस स्थिति में भी भरना है, और भविष्य में आप विवाह करती हैं तब भी आपको विवाह को अवगत करवाना है। यह सूचना आपने देनी है और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर में आपने यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, और यह आपको सामान्य कागज पर ही देना है। इसके बाद भी यदि आपको स्क्रूटनी फार्म भरने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यदि आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाने हैं और किस प्रकार मांगे जाने हैं।